आप सभी को नमस्कार। मेरे चैनल स्वेट्स पैशन पे आपका वेलकम है। बहुत दिनों से मैं ये ऑब्जर्वेशन जो मैं आपको पढ़ा रही थी वो मैं इनकम्प्लीट छोड़ी थी क्योंकि वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। तो आज मैं उसके आगे के मेथड्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो ऑब्जर्वेशन टेक्निक है उसमें मैंने टाइप्स में स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इसको एक्सप्लेन किया था। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। आप कहीं ना कहीं जब भी आप मैलिनोवस्की को पढ़ते हैं तो आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ज़रूर देखते हैं कि मैलिनोवस्की ने सबसे पहले पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया था। चलिए इसको एक्सप्लेन किया जाए, समझा जाए कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है क्या। तो टर्म पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय एडवर्ड लिंडरमैन इन हिज पब्लिकेशन कॉल्ड सोशल डिक्शनरी। सबसे पहले 1924 में एडवर्ड लिंडरमैन ने इस टर्म का यूज़ किया, अपनी बुक सोशल डिक्शनरी में इस शब्द का इस्तेमाल किया। फिर धीरे धीरे समय के बाद ये टेक्निक, किस चीज़ की, रिसर्च की टेक्निक, फील्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए जब भी रिसर्च करने जाते हैं तो सोशियोलॉजी में, सोशल एंथ्रोपोलॉजी में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा एम्पिरिकल स्टडी का इम्पॉर्टेंस होता है कि एम्पिरिकल स्टडीज़ कैसे किया जाए। तो एम्पिरिकल स्टडी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, वो है ऑब्जर्वेशन। तो वहाँ पर धीरे धीरे ये सोशल एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता चला और आज अब हम इसे कई सालों से सोशियोलॉजी में भी यूज़ कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मैलिनोवस्की ने इसका यूज़ किया और उन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका, एस्ट्रोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, ये इनकी बुक आती है। उसमें इन्होंने ट्रॉबियांड आइलैंड में जो रहने वाले लोग हैं उन पे उनकी स्टडी थी। मैलिनोवस्की में पर मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है जिसमें थ्योरी ऑफ नीड्स जो है उनकी बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसको उन्होंने दिया। तो उसमें आप बेसिकली ये देखेंगे कि किस तरह से मैलिनोवस्की ने इस बुक को लिखा, एस्ट्रोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक। ये बेसिकली पूरा इसी फील्ड इन्वेस्टिगेशन और ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन टेक्निक पे बेस्ड है। Initial anthropologists of Chicago schools are considered pioneer of this method. Aaron Curonal's studies of juvenile justice and William Whiteley's study of an Italian-American gangster in Boston are the classic landmark of this study. ठीक है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में मैलिनोवस्की के अलावा और जिन लोगों ने काम किया, मैं यहाँ पर आपको मैंने एग्जाम्पल कुछ और दिया क्योंकि मैक्सिमम जब भी आपसे कोई इंटरव्यू में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में पूछता है तो सडन हमारे माइंड में सबसे पहला नाम मैलिनोवस्की का आता है। तो रेदर देन मैलिनोवस्की, एरॉन्स, विलियम वाइटे, इन लोगों ने भी स्टडी की है। एंड कुछ और स्टडीज़ रेडक्लिफ ब्राउन, अगेन ये सोशल एंथ्रोपोलॉजी के ही हैं और इन्होंने मैलिनोवस्की की धारा को आगे बढ़ाया। रेडक्लिफ ब्राउन जिन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंडर्स पे स्टडी की, इवांस प्रचार्ड की स्टडी सूडान के न्यूअर ट्राइब पे रहा, फ्रेंच बोआस की स्टडी यूएसए के नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स पे स्टडी रहा है, मार्गरेट मीड का सामोआ पर स्टडी हुआ और क्लेफोर्ड गिड्स का बाली पर, इंडोनेशिया बाली। ये जितने भी स्टडी हुए ये सारे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ही रहे। तो मैंने आपको मैलिनोवस्की के अलावा कितने सारे और एग्जाम्पल दिए जिन्होंने अपनी मेथोडोलॉजी में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया है। अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के फ़ायदे क्या हैं, व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, क्यों हम करें। रिसर्चर्स कीन टू लर्न अबाउट द होल वे ऑफ लाइफ ऑफ अ कम्युनिटी टारगेट ग्रुप। मान लीजिए कि आप कोई स्टडी करने जाते हैं और आपकी स्टडी कोई टारगेटेड ग्रुप पे, लाइक आप यूनक्स पे स्टडी अगर करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, वो बहुत चैलेंजिंग टॉपिक है। तो अब अगर आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या किसी आप साधुस पे, जैसे बहुत रिनाउंड प्रोफेसर रहे हैं प्रोफेसर बी डी तिवारी,
उन्होंने एक किताब लिखी है साधुज ऑफ इंडिया। उन्होंने इंडिया के साधुज पे स्टडी की और उन्होंने भी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया। तो आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको आपका जो भी टारगेट ग्रुप रहेगा या जिस कम्युनिटी पे आप काम करने जा रहे हैं उसका आपका पूरा कंप्लीट लाइफ आपको पता चलेगा विदाउट एनी फिल्टरेशन। ओके, रिसर्चर ज्वाइंस द एवरीडे एक्टिविटी ऑफ दोज whom और शी विशेस टू स्टडी। आप चूंकि आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो आप उनके डे टू डे लाइफ से परिचित हो रहे हैं क्योंकि आप वहीं पर रह के स्टडी कर रहे हैं। Researchers tends to live with the people, eat with them, and also participated in every activity, gives a detailed, in-depth, and holistic view of the events about the social phenomena or institution. Proved by Aaron Carroll in his The Social Organization of Juvenile Justice 1976। इसमें क्या है कि आप जहाँ स्टडी करने जा रहे हैं आपको पूरा होलिस्टिक व्यू मिल रहा है, मतलब संपूर्ण आयाम आपके सामने आ जा रहा है। आप जैसे किसी भी, मैंने बताया कि आप साधुज पे अगर स्टडी करने जा रहे हैं और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, मतलब आप उन साधु बन के ही उस टीम में शामिल हो रहे हैं, तो आपको मौका मिलता है इन डेप्थ स्टडी करने का, जो कि क्वालिटेटिव का एक मेथड है। वन कैन अवॉइड एनी प्री कंसीव्ड नोशंस एंड कैन शेप्स हिज और हर रिसर्च एज द न्यू इंफॉर्मेशन अराइव्स, able to ask question, get answer to those which is not even asked। अब क्या है कि आपको जो आप सोच के चलते हैं इससे आपको निजात मिलती है, ठीक है। प्री कंसीव्ड नोशंस जो आप लेकर चलते हैं, आप कुछ चीज़ सोच के चलते हैं, उसका भी उन प्रश्नों का उत्तर भी आपको मिलता है। और कई चीज़ आप नहीं, मतलब चूंकि आप उस ग्रुप, उस कम्युनिटी के मेंबर नहीं हैं अभी तक, जब तक आप रिसर्च करने नहीं गए हैं, तो क्या है कि आपको कई सारी चीज़ें नहीं भी पता होंगी। तो जब नहीं पता होंगी तो हमारे अंदर प्रश्न भी नहीं उठेंगे। तो जब आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं तो मे बी आपके अंदर माइंड में जो क्वेश्चंस चल रहे थे उनका आंसर तो डेफिनेट नहीं मिलेगा, बट जिन क्वेश्चंस को आप नहीं भी सोच के चले हैं उनका भी आंसर मिलने के पूरे चांसेस हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के। इस तरह से पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दीज आर द एडवांटेजेस एंड द लास्ट एडवांटेजेस, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ऑल्सो परमिट द रिसर्चर्स टू ट्रैक चेंजेस इन द सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑल्सो सी द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस और कंटेक्स्ट। ओके, कि आप कई सारे, मान लीजिए कि आप कई सारे व्यू लेकर के चले, ठीक है, आपको मौका मिला है कि आप अपने व्यू को चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि आप उसको, उन सारे फैक्ट्स को नहीं जान रहे हैं, तो उन सारे फैक्ट्स को नहीं जानने के क्रम में आप एजम्पशन भी नहीं कर सकते। तो आप जो एजम्पशन लेके चले, मे बी आप जब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो मे बी वो एजम्पशंस गलत भी हो सकते हैं। तो यू हैव द टाइम, यू हैव द स्पेस to change your pre-assumptions। okay, अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में और क्या है कि पोटेंशियल फॉर बायसनेस, इसमें ये चीज़ें आ सकती हैं कि आप बायस्ड हो सकते हैं। ओके, रिसर्चर्स प्रेजेंस में इन्फ्लुएंस द इंटरप्रिटेशंस ऑफ ऑब्जर्व बिहेवियर। दूसरा है सब्जेक्ट रिएक्टिविटी, पार्टिसिपेंट्स में ऑल्टर देयर बिहेवियर व्हेन अवेयर दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। अब क्या होता है कि मान लीजिए आप कहीं रिसर्च करने गए, उनके ग्रुप में ज्वाइंट होकर के आप रिसर्च कर रहे हैं, तो मे बी जो आपके रिस्पोंडेंट्स होंगे, अगर उन्हें आइडिया कहीं से भी लग गया कि आप रिसर्च करने आए हैं, तो वो अपने एक्टिविटीज़ को, अपने बिहेवियर्स को चेंज कर देंगे। आओ बेटा, आओ रिसर्च करने आए हो, आओ हमारे ग्रुप को समझने आए, लो मैं तुम्हें ही नचा देता हूँ। ये चांसेस ज़्यादा हैं। एथिकल कंसर्न, ठीक है, एज पार्टिसिपेंट्स अनअवेयर दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। देखिए, रिसर्च की इथिक्स कुछ होती है, मैं ये टॉपिक भी ज़रूर कवर करूँगी, रिसर्च इथिक्स। रिसर्च इथिक्स में है कि हमें किसी को धोखे में नहीं रखना। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और विदाउट इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये रिसर्च इथिक्स के अगेंस्ट है, क्योंकि आप बिना बताए किसी को, किसी की प्राइवेसी में आप घुस रहे हैं, तो ये गलत है। ओके, लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी, ओके, मे नॉट बी ब्रॉडली एप्लीकेबल टू अदर पॉपुलेशन सेटिंग। चूँकि आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पे, किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे आप स्टडी करने जा रहे हैं, तो आप
उस फाइंडिंग्स को जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। जो जनरलाइजेबिलिटी है, एक जनरलाइजेबिलिटी, ओके, तो आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते उस फाइंडिंग्स को कि ये फाइंडिंग सब पे ही लागू हो जाएगी, ऐसा नहीं, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का स्टडी कर रहे हैं तो वो चीज़ उसी पे लागू हो सकती है। हाँ, और रिसर्च का एक चीज़ है कि एक कैरेक्टर बहुत बड़ा है कि जनरलाइजेबिलिटी, कि आपकी जो फाइंडिंग्स आए आप उसको बाकी चीज़ों पे भी लागू करें। साइंस और सोशल साइंस इस पॉइंट पे बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि साइंस में जो हम फाइंडिंग लेते हैं या निकालते हैं हम उनको जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे H2O फॉर्मूला है तो वो यहाँ भी है, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, बाकी जगहों पे भी है। पर सोशल बिहेवियर के क्या कारण हैं वो हर प्लेस के अलग अलग होंगे। जैसे लाइक इंडिया में भी आप देखिए हम कितने अलग अलग कल्चर के लोग हैं, तो हम अगर कोई भी एक्शन कर रहे हैं, कोई भी बिहेवियर कर रहे हैं, तो हमारा कल्चर, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा ट्रेडिशन, हमारा सोशलाइजेशन, ये सब हमारे पे लागू होगा और हम वैसे रिएक्ट करेंगे। तो सोशल साइंसेज में, ह्यूमैनिटीज़ में जो प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन है, तो जनरलाइजेशन के प्रिंसिपल जल्दी लागू नहीं हो पाते हैं। एंड इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ये मैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के डिसएडवांटेजेस बता रही हूँ। टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि जो ये बहुत टाइम टेकिंग है। भाई आप गए वहाँ पर, आप कई तो बहुत साल लग जाते हैं, बहुत महीने लग जाते हैं। आप वहाँ पर गए, फिर आप जो सोच के चल रहे हैं, जो हाइपोथेसिस बना के चल रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं, मे बी उसको फुलफिल होने में बहुत टाइम लग रहा है, तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ओके। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट इज वैलिडिटी, कि एज देयर इज नो हार्ड डेटा एंड रिजल्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन ओनली। यहाँ पर कोई डेटा नहीं है। जैसे लाइक ये क्वालिटेटिव स्टडी है, ओके। क्वांटिटेटिव में तो गए और हम फट पूछ के टिक विक लगा के आ गए, डेटा हमें मिल गया, हम बहुत सारे ऐप मतलब सॉफ्टवेयर पे डाले और रिजल्ट डेटा एनालिसिस करके उसका रिजल्ट पा लिए। पर ये तो ऑब्जर्वेशन मेथड है, तो हम सिर्फ देख के आ रहे हैं, जो हम देखे उसको नोट करके आ रहे हैं, तो इस जो डेटा मिल रहा है उसका वैलिडेशन नहीं है, ठीक है। ये आपके सारे डिसएडवांटेज हैं। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन देखें तो रेमंड गोल्ड ने 4 टाइप्स बताएं। कभी कभी आपसे इंटरव्यू में ये भी पूछ लिया जा सकता है। जैसे मैं एक इंटरव्यू देने गई थी, वहाँ पर मुझसे कंटेंट एनालिसिस के टाइप्स पूछे। पहले तो पूछा गया कंटेंट एनालिसिस क्या है, फिर कंटेंट एनालिसिस के टाइप्स पूछ दिया गया। तो मे बी आपसे भी कभी टाइप्स पूछा जा सकता है। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के 4 टाइप्स दिए गए, रेमंड गोल्ड ने इसे बताया है। कंप्लीट पार्टिसिपेशंस, ठीक है, पार्टिसिपेंट एज ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट एंड कंप्लीट ऑब्जर्वर। ये नाम से ही आपको क्लियर हो जा रहा है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं कि कंप्लीट पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेंट एज ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट एंड कंप्लीट ऑब्जर्वर, ओके। अब एक टर्म आता है क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या है, क्वासी नाम से ही लग रहा है आधा अधूरा। रिसर्चर डिक्लेयर्स ओपनली दैट ही और शी इज रिसर्चर इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग द रोल इन द कम्युनिटी इटसेल्फ। मतलब जब हम स्टडी करने जाते हैं तो हम पहले डिक्लेयर कर देंगे भाई हम रिसर्चर के हैसियत से यहाँ पर आए हैं, तो हम आपके ग्रुप की, आपकी कम्युनिटी की कोई रोल्स को नहीं निभाएंगे, हम रिसर्चर हैं, स्टडी करेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज लेस एंड इट यूजेस बेस्ट ऑफ बोथ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या है, इसमें इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह, जैसे कंप्लीट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो होता है हम उनको अवेयर नहीं करते, हम बिना उनको अवेयर करें हम सीधा उनके ग्रुप के मेंबर बन करके स्टडी करते हैं। बट क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, इसमें हम डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं रिसर्चर हूँ, ठीक है। तो इन्वॉल्वमेंट नो डाउट कंपैरेटिवली कम होगा एंड इट यूजेस बेस्ट ऑफ बोथ पार्टिसिपेंट और इसको माना जाता है कि ये ठीक विधि है क्योंकि हमने रिसर्च एथिक्स को भी नहीं तोड़ा, ठीक है,
और हम डेटा भी कलेक्ट करके ले आए हैं। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन टेक जो चल रहा था उसका ये पार्ट 2 था। बहुत लंबा गैप हो जा रहा है, मैं क्या बताऊं, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ओवर बर्डन से मैं इस समय बंधी हुई हूँ, तो क्षमा करते रहिएगा। कोशिश रहेगी कि चैनल ना कभी रुके और वीडियोस आते चले। मैटर मेरा बहुत दिन से रेडी था, बट मैं भाई टाइम की कमी। तो आप पढ़ते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। ये वादा है आपसे कि चैनल कभी नहीं बंद होगा। हाँ, डिले हो सकता है, वीडियोस आने में लेट हो सकती है। ओके, चलिए, आप सभी यही उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ रहे और मस्त रहे। एंड कीप वॉचिंग।